9 अगस्त 1925 रात के घने अंधेरे को चीरते हुए यात्रियों से खचाखच भरी नंबर 8 डाउन ट्रेन बड़ी तेजी से शाहजहांपुर से लखनऊ की ओर बढ़ रही थी। सब कुछ बिल्कुल हर बार की तरह समान था। ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही थी, गार्ड्स अपनी अपनी जगह तैनात थे। कुछ यात्री नींद की आगोश में थे तो कुछ खिड़कियों से आ रही ठंडी हवा का लुत्फ उठा रहे थे। किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि आज का ये सफर हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों पर दर्ज होने वाला है। इस इतिहास को रचने के लिए ट्रेन में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA के 10 ऐसे क्रांतिकारी सवार थे जो आज अपने सिर पर कफन बांध कर निकले थे। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और चंद्रशेखर आजाद जैसे फौलादी इरादों वाले इन युवाओं ने आज ऐसा कुछ करने का संकल्प लिया था जो अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला देने वाला था। ये वो समय था जब भारत ब्रिटिशर्स के जुल्म के साए में सांस ले रहा था। लोग अपने ही देश में गुलामों की जिंदगी जीने को मजबूर थे। बात बात पर अंग्रेजों की लाठी खानी पड़ती, किसानों का शोषण होता और आम आदमी भारी टैक्स के तले दबकर घुट घुट कर जिंदगी जीता। हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजादी चाहिए थी, लेकिन आजादी की क्रांति के लिए हथियार चाहिए थे और हथियारों के लिए पैसा। इस पैसे की तलाश ने ही राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों को इस ट्रेन में लाया था। ट्रेन में गार्ड्स की सुरक्षा में लोहे का एक संदूक था जिसमें वो पैसे थे जो अंग्रेजों ने भारत के लोगों से जोर जबरदस्ती टैक्स के रूप में वसूले थे। क्रांतिकारी इसी सरकारी खजाने को लूटकर अंग्रेजी हुकूमत के मुंह पर इंकलाब का एक जोरदार तमाचा मारना चाहते थे। रात के घने अंधेरे में ट्रेन जब अपने रास्ते पर अपनी रफ्तार से चल रही थी, तभी काकोरी स्टेशन के पास ट्रेन की इमरजेंसी चेन खींच दी जाती है और तेज दौड़ती ट्रेन अचानक थम जाती है। राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथी बंदूक की नोक पर ट्रेन के गार्ड से वो लोहे का संदूक अपने कब्जे में लेते हैं और उसमें रखे सारे पैसों को लेकर रात के अंधेरे में गायब हो जाते हैं। पीछे रह जाती है अंग्रेजों के लिए हवा में गूंजती हुई ललकार भरी आवाज, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यह कहानी है काकोरी ट्रेन एक्शन की, जो कोई डकैती नहीं बल्कि क्रांति की शुरुआत थी। भारत की आजादी की जंग में ये एक ऐसी साहसी चिंगारी थी जिसने ब्रिटिश राज को हिला कर रख दिया था। साल 1920 आते आते भारत में अंग्रेजों के जुर्म की हद पार हो चुकी थी। हर तरफ गुलामी का मंजर और अंग्रेजों की तानाशाही थी। एक साल पहले 1919 में तो उन्होंने अपना ऐसा घिनौना रूप दिखाया कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रॉलेट एक्ट नाम का एक काला कानून जारी किया, जिसके तहत किसी भी भारतीय को केवल शक की बुनियाद पर बिना किसी सबूत के गिरफ्तार कर जेल में डाला जा सकता था। किसी के भी घर की तलाशी ली जा सकती थी। कोई आंदोलन तो दूर, उनके खिलाफ कुछ बोल भी नहीं सकता था। इस बेरहम कानून के विरोध में जब लोगों ने पीसफुल प्रोटेस्ट किया तो ब्रिटिशर्स के घमंड को इतना गहरा धक्का पहुंचा कि उन्होंने हैवानियत की सीमा को लांघते हुए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर गोलियों की बौछार करवा दी, जिससे 1000 से ज्यादा मासूम लोगों की जान चली गई। इसके बाद से अंग्रेजी हुकूमत की गुलामी की बेड़ियां हर हिंदुस्तानी के दिल को चुभने लगी थी। लोगों में गुस्सा था और वो अंग्रेजों को इस सच्चाई से रूबरू करवाना चाहते थे कि वो जिस देश में अपनी तानाशाही चला रहे हैं वो देश उनका नहीं, भारत के लोगों का है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताते चले कि अगर आप एक बिजनेस ओनर है और रिसीट्स एंड ट्रैकिंग एक्सपेंसेस जैसी चीजों में उलझकर अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं तो अब एक ऑर्गेनाइज सॉल्यूशन अपनाने का समय आ गया है। रिसीट केओस को गुड बाय कहने के लिए आप ओडू एक्सपेंसेस ऐप को यूज कर सकते हैं। ओडू एक ऑल इन वन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ऐप है जो ढेरों कमाल के फीचर्स के साथ आता है। अब ओडू एक्सपेंसेस के साथ एक्सपेंसेस को सबमिट, मैनेज और अप्रूव करना बेहद आसान हो गया है। ओडू एक्सपेंसेस की मदद से आप खर्चों को लैपटॉप, मोबाइल या बस एक ईमेल के जरिए सबमिट कर सकते हैं। इनवॉइसेस या टिकट्स जैसे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स भी आप स्कैन या ड्रैग कर अटैच कर सकते हैं। आपको बस अपने सभी एक्सपेंसेस को एक रिपोर्ट में ग्रुप करना है ताकि अप्रूवल्स तेजी से हो सके। मैनेजर्स बस एक क्लिक में एक्सपेंसेस को अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं और रिजेक्शंस में भी मैनेजर्स कमेंट्स देकर रीजन बता सकते हैं, जिससे क्लैरिटी बनी रहती है। रिसीट्स और एक्सपेंसेस का साइड बाय साइड व्यू ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करता है, जिससे फैसले जल्दी होते हैं और घंटों का समय बचता है। एक बार अप्रूव्ड होते ही एक्सपेंसेस ऑटोमेटिकली अकाउंटिंग बुक्स में पोस्ट और रिकंसाइल हो जाते हैं, जिसमें कोई भी मैनुअल हसल नहीं होती।
इसके अलावा आप रियल टाइम में टीम एक्सपेंसेस को डेट, डिपार्टमेंट या लोकेशन जैसी कैटेगरी के हिसाब से ट्रैक भी कर सकते हैं। साथ ही कस्टमर रिलेटेड एक्सपेंसेस को भी आसानी से री इनवॉइस कर सकते हैं। अमेजिंग बात यह है कि ओडू का पहला ऐप अनलिमिटेड सपोर्ट और लाइफ टाइम होस्टिंग के साथ बिल्कुल फ्री है। तो दुनिया भर के 12 मिलियन प्लस यूजर्स की तरह आप भी ओडू एक्सपेंसेस से जुड़कर एक्सपेंस मैनेजमेंट को आसान बना सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। गांधी जी ने 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का ऐलान कर दिया। उनका प्लान साफ था कि ब्रिटिशर्स इस देश में सिर्फ इसलिए टिके हुए हैं क्योंकि उन्हें यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है। अगर अंग्रेजों को हर तरह का सहयोग बंद कर दिया जाए तो उनका मुनाफा मिट्टी में मिल जाएगा। उन्होंने सभी लोगों से इसी असहयोग की मांग की। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे और वो शांति की राह पर चलकर भारत में स्वराज चाहते थे। उनके इस आंदोलन का ऐसा असर हुआ कि पूरा भारत ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरोध में खड़ा हो गया। लोगों ने गवर्नमेंट ऑफिसेज और फैक्ट्रीज में काम करना छोड़ दिया। वकीलों ने केस लड़ने से इनकार कर दिया। स्टूडेंट्स ने स्कूल और कॉलेज छोड़ दिए। विदेशी कपड़ों और सामानों को बॉयकॉट किया जाने लगा। गरम दल के क्रांतिकारी जो हिंसा में यकीन रखते थे वो भी इस आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगे। 2 साल तक यह आंदोलन पूरे देश में इतने असरदार तरीके से चला कि अंग्रेजों की नींद उड़ गई। ऐसा लगा कि शायद अब जल्द ही गुलामी की जंजीरें टूट जाएंगी। लेकिन 1922 में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में जब लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे तब प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने उन पर गोलियां चला दी। 3 प्रोटेस्टर्स की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। जवाबी कार्रवाई में गुस्साई भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी जिसमें 22 पुलिस वाले मारे गए। इस हिंसा की खबर जब गांधी जी तक पहुंची तो उन्हें गहरा धक्का पहुंचा और उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को तुरंत रोक दिया। उनके इस फैसले ने इस आंदोलन से जुड़े देश के नौजवानों को रोष से भर दिया। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, सचिंद्र नाथ सान्याल और चंद्रशेखर आजाद जैसे युवा क्रांतिकारियों का खून खौल उठा। इन नौजवानों का अब गांधी जी की अहिंसा की नीति से भरोसा उठ चुका था। उन्हें समझ आ चुका था कि आजादी मांगी नहीं छीनी जाती है और ये अंग्रेज बातों से मानने वाले नहीं है, इसलिए इन्हें देश से खदेड़ने के लिए अब हथियार उठाने ही होंगे। यही से एक नई क्रांति का जन्म होता है और राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, सचिंद्र नाथ बख्शी, सचिंद्र नाथ सान्याल और जोगेश चंद्र चैटर्जी मिलकर 1924 के दौरान हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA नाम की एक रेवोल्यूशनरी पार्टी की नींव रखते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल जो इससे पहले भी कई रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में हिस्सा ले चुके थे, वो क्रांतिकारी होने के साथ साथ एक कवि भी थे जिनकी रचनाओं में भी आजादी की ललकार थी। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही अंग्रेजों को देश से भगाने की कसम खा ली थी। उनमें इतनी गजब की लीडरशिप क्वालिटी थी कि युवा उनके एक आह्वान पर उनके पीछे पीछे चल देते थे। उनके सबसे भरोसेमंद साथी अशफाक उल्लाह खान थे जिनका उनसे धर्म अलग था, परवरिश अलग थी, लेकिन सोच एक थी, आजादी। इन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि एक दूसरे के बिना कोई प्लान पूरा नहीं होता था। अशफाक भी एक शायर थे जिनकी शायरियों में क्रांति की आग होती थी। HRA के बनने के बाद से ही उससे धीरे धीरे काफी युवा जुड़ने लगे। इन्हीं में से एक चंद्रशेखर आजाद थे जिनका नाम ही क्रांति का पर्यायवाची बन गया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान जब उनकी उम्र मात्र 15 साल थी तब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। जब उन्हें जज के सामने पेश किया गया था और जज ने उनका नाम पूछा था तो उनके जवाब ने सबके होश उड़ा दिए थे। उन्होंने अपना असली नाम चंद्रशेखर तिवारी ना बताकर अपना नाम आजाद और अपने पिता का नाम स्वतंत्रता बताया था। 15 साल के नौजवान के इस जोश भरे अंदाज से जज इतना नाराज हुआ कि उसने चंद्रशेखर को 15 कोड़े मारने की सजा सुना दी थी। इस घटना के बाद से ही उनका नाम चंद्रशेखर आजाद पड़ गया। राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में क्रांतिकारी युवाओं का ये कोई साधारण ग्रुप नहीं था, बल्कि ये वो तूफान था जो देश में एक ऐसी क्रांति की शुरुआत करने जा रहा था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की रातों की नींद और दिन के चैन को मिट्टी में मिला देने वाला था। बहुत ही कम समय में HRA के इलाहाबाद, आगरा, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, शाहजहांपुर और सहारनपुर जैसे शहरों में सीक्रेट बेस बन गए। इसके अलावा कलकत्ता और दियोगढ़ में बॉम्ब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी सीक्रेटली ओपन की गई। अमेरिका की ब्रिटेन से आजादी की कहानी ने राम प्रसाद बिस्मिल को बहुत इंस्पायर किया था, इसलिए उन्होंने 1 जनवरी 1925 को HRA का एक 4 पेज का मैनिफेस्टो पब्लिश किया। इस मैनिफेस्टो को द रेवोल्यूशनरी नाम दिया गया, जिसमें आर्म्ड रेवोल्यूशन के दम पर फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया बनाने की घोषणा की गई। HRA के मेंबर्स ने ये 4 पन्नों का पर्चा हिंदुस्तान के कोने कोने में फैलाना शुरू कर दिया।
इसमें खुलकर महात्मा गांधी की नीतियों की आलोचना करते हुए अहिंसा के रास्ते को आजादी की लड़ाई में एक कमजोर कड़ी बताया गया और नौजवानों से HRA में शामिल होने और बंदूक उठाकर आजादी छीनने की अपील की गई। ये मैनिफेस्टो जब अंग्रेजों के हाथ लगा तो उनके होश उड़ गए। वो इतनी बेबाक भाषा देखकर हैरान थे। वो हवा की तरह फैल रही इस क्रांति को थामना चाहते थे, इसलिए फौरन कई स्टेट्स में HRA के मेंबर्स को पकड़ने के लिए छापेमारी होने लगी। इसी क्रम में सचिंद्र नाथ सान्याल और योगेश चंद्र चटर्जी को बंगाल से गिरफ्तार कर लिया गया। 2 बड़े लीडर्स के अरेस्ट होने के बाद HRA की सारी जिम्मेदारी राम प्रसाद बिस्मिल के कंधों पर आ गई। बिस्मिल के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा था। एक तरफ ब्रिटिश सरकार क्रांतिकारियों की आवाज को दबाने की हर संभव कोशिश कर रही थी, तो दूसरी ओर HRA को ऑपरेट करने के लिए फंड्स की भारी कमी होने लगी थी। उन्हें हथियार खरीदने के लिए ट्रेनिंग, नेटवर्किंग और अंडरग्राउंड ऑपरेशंस चलाने के लिए पैसा चाहिए था, जो कि उनके पास बिल्कुल नहीं बचा था। उनकी जेबें खाली थी। उनके ऊपर पहले से ही बहुत कर्ज हो चुका था। लोग भी अंग्रेजों के डर से चंदा देने से घबराते थे। इसलिए शुरुआत में राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने साथियों के साथ अमीर और धन्ना सेठों को लूटने की कोशिश की। पीलीभीत के बिजपुरी और प्रतापगढ़ के द्वारिकापुर में ऐसी कोशिशें हुई, लेकिन जितनी मेहनत हुई उतना पैसा नहीं मिला। ऊपर से ऐसी चोरियों से संगठन की बदनामी भी होती थी। बिस्मिल ने जल्द ही फैसला किया कि अब ये भारतीय अमीरों को नहीं लूटेंगे, लेकिन पैसे की समस्या जस की तस बनी रही। बहुत से तरीके सोचे गए कि पैसों का इंतजाम कहां से हो। इसी सोच विचार में गुम एक दिन राम प्रसाद बिस्मिल ट्रेन से शाहजहांपुर से लखनऊ अपने कुछ कॉमरेड से मिलने जा रहे थे। तब उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि उन्हें अपनी समस्या का हल मिल गया। उन्होंने लखनऊ स्टेशन पर देखा कि स्टेशन मास्टर एक थैली लेकर आया और ट्रेन के गार्ड को पकड़ा दी। गार्ड ने वो थैली एक संदूक में डाल दी। इस लोहे के संदूक में टैक्स का पैसा होता था, जिसे ब्रिटिश सरकार भारत के लोगों से जोर जबरदस्ती से वसूल कर अपना शासन चलाती थी। बिस्मिल ने सोचा कि सरकारी खजाने से भरे इस संदूक को जरूर जंजीर से बांधकर उसमें ताला लगाया जाता होगा। लेकिन जब कूली उस भारी भरकम संदूक को उतार रहे थे तो उन्होंने देखा कि उसमें ना कोई ताला था और ना कोई जंजीर। बिस्मिल की नजरें वही ठहर गई। उन्होंने उसी समय तय किया कि अगर लूटना ही है तो फिर सरकारी खजाने को ही क्यों ना लूटा जाए। उन्होंने सोचा इस पैसे से न केवल आजादी की लड़ाई के लिए हथियार खरीदने का इंतजाम होगा, बल्कि ये डकैती क्रांतिकारियों के लिए अंग्रेजों के दिल में दहशत भी भर देगी। इसके बाद वो उस ट्रेन का नंबर, ट्रेन किस किस दिन कहां से चलती है, ये सारी जानकारी इकट्ठा करके एक रणनीति बनाने में जुट गए। जब उनका पूरा प्लान तैयार हो गया, तब वो अपने कुछ भरोसेमंद HRA के सदस्यों को शाहजहांपुर एक मीटिंग के लिए बुलाते हैं। HRA के मेंबर कई शहरों और राज्यों में फैले हुए थे, इसलिए कोई आगरा से आता है, कोई लखनऊ से, तो कोई काशी या बंगाल से मीटिंग के लिए पहुंचता है। उस मीटिंग में राम प्रसाद बिस्मिल ट्रेन को लूटने की आइडिया को डिस्क्लोज करते हैं। उन्होंने पूरी योजना को विस्तार से समझाया कि शाहजहांपुर से लखनऊ के लिए नंबर 8 डाउन ट्रेन जाती है, जिसमें एक गार्ड की निगरानी में एक लोहे का संदूक होता है, जिसमें भारतीयों से वसूला गया टैक्स जमा होता है। उन्हें इसी पैसे पर हाथ मारना है। इसके लिए HRA के मेंबर्स ग्रुप्स में बंटकर शाहजहांपुर से ट्रेन में चढ़ेंगे। लखनऊ से कुछ किलोमीटर पहले ही एक छोटे से सुनसान स्टेशन काकोरी के पास ट्रेन की चेन खींच दी जाएगी, जिसके बाद ट्रेन के रुकते ही वो सभी गार्ड के केबिन में पहुंचकर रुपयों से भरे संदूक पर कब्जा कर लेंगे। उनकी बात खत्म होते ही चंद्रशेखर आजाद ने सवाल किया कि अगर किसी वजह से चेन खींचने के बावजूद ट्रेन नहीं रुकी तो हम क्या करेंगे। ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए बिस्मिल ने समाधान दिया कि हम में से कुछ लोग ट्रेन में फर्स्ट क्लास और कुछ लोग सेकंड क्लास डिब्बों में चढ़ेंगे। अगर एक बार चेन खींचने से ट्रेन नहीं रुकती है तो दूसरी टीम अपने डिब्बे में चेन खींचकर ट्रेन का रुकना सुनिश्चित करेगी। उनके इस प्लान को लेकर शुरू में कुछ सदस्यों को हिचकिचाहट थी, लेकिन जब बिस्मिल ने कहा कि ये काम हमारे लिए कोई चुनाव का विषय नहीं है, बल्कि ये आज के वक्त की जरूरत है। अगर हम यूं ही हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे तो ना जाने देश को अंग्रेजों की गुलामी और कब तक सहनी पड़ेगी। उनकी ये बात सुनकर सभी वीर नौजवान देशभक्ति के जज्बे से भर उठे। उन्होंने बिस्मिल के आगे प्रतिज्ञा ली कि वो इस मिशन को जरूर सफल करेंगे। लेकिन इस जोश भरी सभा में एक शख्स ऐसा भी था जो बिल्कुल चुप था। ये कोई और नहीं बल्कि बिस्मिल के सबसे सच्चे साथी अशफाक उल्लाह खां थे। उनको डर था कि कहीं इस ट्रेन एक्शन में किसी मासूम यात्री को नुकसान ना पहुंच जाए, इसलिए उन्होंने पूरी सभा में कहा कि हम इस काम को जरूर करेंगे। इससे न केवल हमें हथियार खरीदने और क्रांति को तेज करने के लिए धन हाथ लगेगा, बल्कि सरकारी खजाने के लूटने से अंग्रेजों की ताकत पर एक काला धब्बा भी लगेगा। लेकिन हमें इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि हमें किसी भी हाल में किसी भी हिंदुस्तानी की जान नहीं लेनी है।
उनकी ये बात सुनकर रामप्रसाद बिस्मिल का सीना चौड़ा हो गया। उन्हें खुशी थी कि अशफाक उनके इस प्लान के साथ है। इसके बाद रामप्रसाद बिस्मिल ने इस मिशन के लिए अपने साथ 9 क्रांतिकारियों को चुना, जिनमें अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, मुकुंदी लाल, सचिंद्र बख्शी, मुरारी लाल गुप्ता, केशव चक्रवर्ती, मनमथ नाथ गुप्त, बनवारी लाल और चंद्रशेखर आजाद शामिल थे। इस जोश भरे माहौल को और भी जोशीला 19 साल के नौजवान चंद्रशेखर आजाद ने बना दिया। आजाद ने अपनी मूंछों को ताप देते हुए अपनी दबंग सी आवाज में कहा, साथियों, इन अंग्रेजों की नाक रगड़वाने का समय अब आ गया है। इसके बाद पार्टी कार्यालय देशभक्ति नारों से गूंज उठा। उन सभी वीर नौजवानों को पता था कि वो कितना बड़ा जोखिम मोल लेने जा रहे हैं। उनके इस तरह ब्रिटिश सरकार विरोधी मामले में शामिल होने से वो हमेशा पुलिस के निशाने पर रहेंगे। उन्हें छुप छुप कर अपनी जिंदगी जीनी पड़ेगी। उन्हें मालूम था कि पकड़े जाने पर उनकी जिंदगी हमेशा जेल में कट सकती है या फिर उन्हें फांसी के फंदे से भी लटकाया जा सकता है। लेकिन उन मतवालों ने क्रांति का ऐसा चोला ओढ़ लिया था कि उन्हें आजादी की लड़ाई के लिए मौत भी एक इनाम लगती थी। इस कारनामे के लिए 9 अगस्त 1925 का दिन चुना गया। 9 अगस्त की शाम सभी 10 के 10 लोग शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। सब अलग अलग दिशाओं से आए थे। कोई भी एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहा था। सब ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे कि अनजान मुसाफिर हो। सबने रोजमर्रा के कपड़े पहन रखे थे। उनमें से 4 के पास बंदूकें थी जिन्हें उन्होंने अपने कपड़ों के अंदर छुपा रखा था। जब नंबर 8 डाउन ट्रेन शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर आ खड़ी हुई तो सभी ने ट्रेन में चेन के पास वाली जगह ली ताकि उन्हें ट्रेन रोकने और फिर नीचे उतरने में ज्यादा समय ना लगे। काकोरी स्टेशन के बाद चेन खींचने का काम राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का था, इसलिए वो अशफाक और सचिंद्र बख्शी के साथ 2nd क्लास डिब्बे में थे। रामप्रसाद बिस्मिल और बाकी के 6 लोग अलग डिब्बों में थे। कुछ वक्त के इंतजार के बाद ट्रेन ने सीटी दी और धीरे धीरे शाहजहांपुर स्टेशन को पीछे छोड़ दिया। बिस्मिल ने अपनी आंखें बंद की और गायत्री मंत्र का जाप करने लगे। इसी बीच सभी 10 रेवोल्यूशनरीज ने मुंह पर एक कपड़ा बांध लिया ताकि मिशन के दौरान कोई उनकी शक्लें ना देख सके। धीरे धीरे शाम ढलने लगी और ट्रेन रात के अंधेरे को चीरते हुए अपनी रफ्तार से चलती रही। जैसे ही ट्रेन काकोरी स्टेशन के पास पहुंची, रामप्रसाद बिस्मिल को काकोरी स्टेशन का साइन बोर्ड दिखाई दिया। उनकी सांसें एकदम तेज हो गई और उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। ट्रेन ने जैसे ही काकोरी स्टेशन को छोड़ा, उसके कुछ ही देर बाद लखनऊ स्टेशन से 15 किलोमीटर पहले राजेंद्र लाहिड़ी ने इमरजेंसी चेन को खींच दिया। अचानक जोर की आवाज हुई और ट्रेन उसी जगह पर रुक गई जहां उन्होंने तय किया था। इस रुकावट के साथ ही मिशन शुरू हो गया। बिस्मिल ने तुरंत अपनी पिस्टल निकाल ली। उनके बाकी साथी भी तुरंत एक्टिव हो गए। बंदूक की नोक पर ड्राइवर को कंट्रोल में ले लिया गया। बंदूकों को देखकर ट्रेन में अफरा तफरी मच गई और लोग डरने लगे। उनके डर को शांत करने के लिए बिस्मिल ने चिल्लाकर कहा, सभी शांत रहिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी जान और आपके सामान को कोई खतरा नहीं है। हम सिर्फ सरकार से वो धन लेने आए हैं जो वो भारतीयों से टैक्स के नाम पर लूटते हैं। अगर आप अपनी सीट पर बैठे रहेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इसके बाद बिस्मिल, लाहिड़ी, अशफाक और आजाद ने गार्ड केबिन में घुसकर गार्ड को काबू में कर लिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, अगर आप हमारे साथ सहयोग करेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा। इतना सुनते ही गार्ड की पकड़ रुपयों से भरे लोहे के उस संदूक पर से ढीली पड़ गई। वो लोहे का संदूक काफी भारी था, उसे लेकर भागा नहीं जा सकता था, इसलिए अशफाक संदूक के ताले को एक बड़े से पत्थर से तोड़ने लग जाते हैं। लेकिन कई प्रयासों के बाद भी वो कामयाब नहीं हुए। सभी लोग अशफाक की तरफ रुकी हुई सांसों से देख रहे थे। जब पत्थर से काम नहीं बना तो अशफाक ने अपनी बंदूक मनमथ नाथ गुप्त को पकड़ा दी और हथौड़ा लेकर पूरी ताकत से संदूक पर वार करने लगे। इस बीच प्लान के तहत 10 क्रांतिकारी एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी दूरी बनाकर अपनी अपनी पोजीशन लिए हुए थे। वो बीच बीच में हवा में फायर कर देते ताकि कोई भी उस संदूक को तोड़ने में बाधा डालने के लिए नजदीक आने की हिम्मत ना कर सके। उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया था कि पैसेंजर्स को यह लग रहा था कि ट्रेन पर हमला करने वालों की संख्या काफी ज्यादा है। उनकी ज्यादा संख्या का अनुमान लगाकर ट्रेन में मौजूद पुलिस वाले और ब्रिटिश ऑफिसर्स भी अपनी अपनी सीट पर जमे हुए थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई कुछ कर सके। पूरी सिचुएशन काबू में थी, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। लेकिन तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने वहां मौजूद क्रांतिकारियों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। काफी देर से ट्रेन रुके होने की वजह से अहमद अली नाम का एक मुसाफिर कुछ डिब्बों दूर अपनी पत्नी का हाल पूछने के लिए महिला डिब्बे की तरफ बढ़ रहा था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ट्रेन में क्या हो रहा है।
मनमथनाथ गुप्त जो ट्रेन के कैबिन की निगरानी कर रहे थे, उन्हें लगा कि वो शख्स हमला करने आ रहा है। जैसे ही उन्होंने उस शख्स को कैबिन की तरफ आते देखा, उन्होंने उसको निशाने पर ले लिया। उस समय मनमथनाथ गुप्त की उम्र 18 साल से भी कम थी। उनमें नई जवानी का जोश था, लेकिन कम उम्र के इस पड़ाव में वो चीजों का सही से आंकलन नहीं कर सके। उनसे इतर राम प्रसाद बिस्मिल को अहमद अली नाम के उस आदमी के हाव भाव और चाल से ही समझ आ गया था कि वो उनके लिए कोई थ्रेट नहीं है, बल्कि कोई आम आदमी है जो अपने किसी परिजन की तलाश में किसी और डिब्बे की तरफ जा रहा है। लेकिन इससे पहले कि बिस्मिल मनमथनाथ गुप्त से कुछ कह पाते, उन्होंने पिस्टल का ट्रिगर दबा दिया। गोली सीधे अहमद अली को जा लगी और वो वही जमीन पर गिर गए। ट्रेन में सन्नाटा पसर गया। जब मनमथनाथ गुप्त को सारा माजरा पता चला तो वो बिस्मिल की बाह पकड़ फूट फूट कर रोने लगे। उनकी रो रो कर आंखें लाल हो गई। बिस्मिल ने किसी तरह उन्हें चुप कराया। उन्हें भी इस घटना का बहुत दुख था। वो सब तय करके आए थे कि किसी भी हाल में किसी हिंदुस्तानी की जान नहीं जानी चाहिए, लेकिन जो हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता था। इसलिए जिस काम के लिए वो आए थे, उन्होंने उस पर ध्यान दिया। राम प्रसाद बिस्मिल ने अशफाक की तरफ देखा, जो अब भी संदूक पर हथौड़े बरसा रहे थे, लेकिन संदूक का ताला फिर भी नहीं टूटा था। बिस्मिल ने आगे बढ़कर अशफाक से हथौड़ा अपने हाथ में ले लिया और पूरे जोश से संदूक के ताले पर वार किया। ताला एक चोट में ही टूटकर गिर पड़ा। उसमें करीब 8,000 रुपए थे, जिनकी कीमत आज के हिसाब से लाखों रुपए होगी। सारे रुपयों को निकालकर जल्दी जल्दी छोटे छोटे पैकेट्स में बांधा गया और उन्हें फिर चादरों में लपेटा गया। लेकिन तभी एक और मुसीबत आ खड़ी हुई। सामने से एक दूसरी ट्रेन पंजाब मेल आ रही थी। उनको डर था कि कहीं उस ट्रेन का ड्राइवर कुछ देख ना ले। इस ट्रेन के पैसेंजर भी अपनी जगह से अब तक हिलने डुलने लगे थे। ऐसे में कोई भी मुसाफिर ट्रेन से उतरकर भाग सकता था, लेकिन किसी तरह बिस्मिल ने फौरन पूरी स्थिति को काबू में किया। उन्होंने बाकी सबके हथियार छुपवा दिए और खुद ट्रेन के अंदर अपनी लोडेड माउजर हवा में लहराने लगे, ताकि यात्री फिर से अपनी अपनी जगह बैठे रहे। कुछ सेकंड्स में पंजाब मेल बिना रुके वहां से आगे निकल गई। आधे घंटे से भी कम समय में पूरा ऑपरेशन खत्म हो चुका था। सबने रुपयों से भरी चादरों को उठाकर पहले से तय दिशा में दौड़ लगा दी। सभी ने गोमती नदी के किनारे होते हुए कुछ दूर चलकर एक चौक की तरफ से लखनऊ में प्रवेश किया। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि महज कुछ घंटों में एक घटना पूरे देश की सुर्खी बन जाएगी। चौक के पास एक पार्क था, जहां रात में उन्होंने पेड़ों के नीचे कुछ वक्त आराम किया। सुबह की पहली किरण के साथ वो पार्क से निकले तो अखबार वाले की आवाज गूंज रही थी, काकोरी में डकैती, काकोरी में डकैती। सबने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को देखा और अपने अपने रास्ते की ओर बढ़ गए। कुछ ही घंटों के अंदर ये खबर सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे देश को पता चल गया कि पिछली रात कुछ क्रांतिकारियों ने ट्रेन पर हमला करके ब्रिटिश सरकार का खजाना लूट लिया है। लोगों को सबसे ज्यादा ये बात पसंद आई कि उन्होंने सरकारी पैसे के अलावा आम लोगों का एक पैसा भी नहीं छुआ था। इस घटना ने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिला दी थी। ये लूट सिर्फ पैसों की नहीं थी, बल्कि ये ब्रिटिश ताकत पर एक सिंबॉलिक हमला था। ये एक ऐलान था कि भारत के लोग अब चुपचाप अंग्रेजों की गुलामी नहीं सहेंगे, बल्कि अब आजादी के लिए उस जगह वार किया जाएगा जहां से ब्रिटिश हुकूमत को सबसे गहरी चोट पहुंच सके। ब्रिटिशर्स को भी ये बात समझ आ चुकी थी। उन्हें न सिर्फ सरकारी पैसे के लुटने से भारी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा था, बल्कि ये डर भी सता रहा था कि अगर उन्होंने क्रांतिकारियों को नहीं पकड़ा तो ये क्रांति की आग पूरे देश में फैल जाएगी, जो उनकी सरकार की नींव हिला कर रख देगी। यही वजह थी कि ब्रिटिश सरकार ने इस इंसिडेंट को लेकर बहुत कड़ा रवैया अपनाया। सरकार ने मामले को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए ये केस रेलवे पुलिस से लेकर क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट CID को हैंडओवर कर दिया। क्रांतिकारियों ने सोचा था कि उन्होंने कोई सबूत पीछे नहीं छोड़ा है, पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अफरा तफरी में उनसे एक चादर वही छूट गई थी, जिस पर शाहजहांपुर के एक धोबी का निशान था। ये वही सुराग था जिससे इन्वेस्टिगेशन टीम को अंदाजा हो गया कि इसके पीछे शाहजहांपुर के क्रांतिकारियों का हाथ है। पुलिस ने शाहजहांपुर में उस धोबी को भी ढूंढ लिया, जिससे उसे पता चला कि ये चादर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के एक सदस्य की है। CID ने तुरंत HRA को निशाना बनाया। सैकड़ों संदिग्धों पर नजर रखी गई। डाक खानों की निगरानी बढ़ा दी गई। काकोरी ट्रेन एक्शन में शामिल लोगों की गिरफ्तारी के लिए 5,000 रुपए के इनाम का ऐलान कर दिया गया। इनाम के पर्चे सभी शहरों के रेलवे स्टेशन और थानों पर चिपका दिए गए। सभी क्रांतिकारी पुलिस की पकड़ से बचने के लिए छिपे हुए थे। बिस्मिल को इस बात की चिंता नहीं थी कि वो अगर पकड़े गए तो उन्हें क्या सजा मिलेगी, बल्कि उन्हें इस बात का डर था कि अभी तो उन्होंने क्रांति का पहला कदम उठाया था। अभी तो उन्हें देश के कोने कोने में आजादी की ऐसी मशाल जलानी थी जिसमें जलकर ब्रिटिश हुकूमत खाक हो जाए।
इसलिए वो भी अंडरग्राउंड हो चुके थे। लेकिन सरकार की कड़ी कार्रवाई के कारण काकोरी मामले के कुछ महीनों बाद केवल चंद्रशेखर आजाद को छोड़कर एक एक करके इसमें भाग लेने वाले सभी रेवोल्यूशनरीज को गिरफ्तार कर लिया गया। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खान, मनमथनाथ गुप्त, एक एक कर सभी लोग पकड़े गए। हैरानी की बात यह थी कि उनमें से बहुत से लोगों की गिरफ्तारी के पीछे भारतीय लोगों की मुखबरी सबसे बड़ी वजह थी। अशफाक उल्लाह खान, जो अपने बचपन के सबसे अच्छे दोस्त के यहाँ छुपे हुए थे, उन्हें उनके उसी दोस्त ने दगा देकर अशफाक के वहां होने की खबर पुलिस को दे दी थी। इस ऑपरेशन में सिर्फ 10 लोग शामिल थे, लेकिन पुलिस ने 40 से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया था। उस वक्त कानपुर के अखबार प्रताप ने इन वीरों के लिए एक हेडलाइन छापी थी, भारत के 9 रत्न गिरफ्तार। इस अखबार के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे, जो खुद इंडिपेंडेंस स्ट्रगल से जुड़े हुए थे। अभी तक वो लोग गिरफ्तार जरूर हुए थे, लेकिन उनका दोष साबित नहीं हुआ था। सच उगलवाने के लिए सभी से अलग अलग कमरों में सख्ती से पूछताछ की गई, पैसों का लालच दिया गया। लगभग सभी रेवोल्यूशनरीज ने अंग्रेजों के दिए लालच और भय का डट कर सामना किया, लेकिन इनमें से बनवारी लाल पुलिस के आगे टूट गए। बनवारी लाल ने अपने साथियों से गद्दारी करते हुए HRA के इस मिशन की सारी जानकारी पुलिस के सामने खोल कर रख दी। राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में खुद लिखा था कि दुर्भाग्यवश हमारे बीच एक सांप रह रहा था। वो उस शख्स का बहुत करीबी दोस्त था जिस पर मैं संगठन में आंख मूंद कर विश्वास करता था। मुझे बाद में पता चला कि ये शख्स न सिर्फ काकोरी टीम की गिरफ्तारी बल्कि पूरे संगठन को नेस्तानाबूद करने के लिए जिम्मेदार था। बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में सीधे तौर पर बनवारी लाल का नाम नहीं लिखा था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके ऐसा करने से बनवारी लाल और उसके परिवार को लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़े। लेकिन बाद में बात खुलकर सामने आ ही गई कि बनवारी लाल फांसी से बचने और सरकार से मिली आर्थिक सहायता के चलते अपने ही साथियों के खिलाफ सरकारी गवाह बन गया था। सरकार ने इसे सिर्फ डकैती का नहीं बल्कि हत्या का केस भी बना दिया। बहुत से और केसेस को भी इस केस से जोड़ दिया गया। करीब 1.5 साल तक इस केस की सुनवाई चली। कोर्ट में राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी पैरवी खुद की। इस पर जज ने बिस्मिल पर तंज कसने के मकसद से इंग्लिश में पूछा, मिस्टर राम प्रसाद, फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी यू हैव टेकन द डिग्री ऑफ लॉ। इस पर बिस्मिल ने हंसकर चीफ जस्टिस को जवाब देते हुए इंग्लिश में ही कहा, एक्सक्यूज मी सर, अ किंग मेकर डजंट रिक्वायर एनी डिग्री। बिस्मिल ने आगे की सुनवाई में अपने जवाबों से कोर्ट रूम में ऐसा सन्नाटा भर दिया कि अंग्रेज अफसरों की रूह कांप गई। उनकी बहादुरी को देख उन्हें पूरा मुकदमा भी लड़ने नहीं दिया गया और उन्हें सरकार ने एक वकील द्वारा रिप्रेजेंट करने के लिए मजबूर किया गया, जिसे बिस्मिल ने खुद नहीं चुना था। सरकार इस काकोरी केस में बहुत कठोर रुख अपना रही थी ताकि सभी को ज्यादा से ज्यादा सजा देकर एक मिसाल कायम की जा सके, जिससे लोगों में खौफ बैठ जाए और आगे कोई फिर ऐसे काम को अंजाम देने की हिम्मत ना कर सके। जुलाई 1927 में मुकदमे का फैसला सुनाया गया। 40 में से 15 लोगों को रिहा कर दिया गया और 25 में से अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा सुनाई गई। बाकी क्रांतिकारियों को अलग अलग सजाएं सुनाई गई। कुछ को काला पानी की सजा दी गई तो कुछ को 10 से 14 साल के लिए जेलों में कठोर सजा के लिए भेज दिया गया। ब्रिटिशर्स के इस बेरहम फैसले के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए, प्रदर्शन और धरने हुए। कोर्ट में याचिकाएं और अपीलें की गई। सेंट्रल असेंबली में वायसरॉय से अपील की गई कि मृत्यु दंड को उम्र कैद में बदल दिया जाए, लेकिन वायसरॉय ने इस मांग को ठुकरा दिया। उनकी नजर में ये क्रांतिकारी उनके राज के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके थे। इस कठोर सजा के जरिए ब्रिटिशर्स भारत के नौजवानों में खौफ बिठाना चाहते थे। अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल चारों को 19 दिसंबर 1927 को फांसी देने का दिन तय हुआ। सभी को अलग अलग शहरों में फांसी दी जानी थी ताकि जनता को एक साथ इकट्ठा होने का मौका ना मिले। राजेंद्र लाहिड़ी को तय दिन से 2 दिन पहले ही 17 दिसंबर को गोंडा जेल में फांसी दे दी गई, क्योंकि सरकार को खबर मिली थी कि राजेंद्र लाहिड़ी के साथी उन्हें जेल से भगाने की तैयारी में हैं। इसके बाद 19 दिसंबर 1927 को रोशन सिंह को मलाका जेल और अशफाक उल्लाह खान को फैजाबाद जेल में फांसी दी गई। 19 दिसंबर को ही राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी जानी थी। जब वो फांसी के उस तख्त पर पहुंचे तो उन्होंने एक शेर पढ़ा, अब ना अहले वलवले है और ना अरमानों की भीड़, बस एक मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है। इसके बाद वो हंसते हंसते फांसी के फंदे से झूल गए। फांसी से पहले राम प्रसाद बिस्मिल ने जेल में ही अपनी ऑटोबायोग्राफी बिस्मिल की आत्मकथा लिखी थी, जो उनके शहीद होने के बाद 1929 में पब्लिश हो सकी।
जिसे अंग्रेजों ने फौरन बैन कर दिया। लेकिन बिस्मिल की शहादत ने पहले ही भारत के हर कोने में बैठे नौजवानों के सीने में एक ऐसी आग भर दी थी जिसने धीरे धीरे अंग्रेजी हुकूमत को राख करना शुरू कर दिया। HRA अपने लीडर्स की शहादत के बाद बिखरा नहीं, बल्कि उसकी लगाम थामने के लिए और भी क्रांतिकारी नौजवान HRA से जुड़ने लगे। काकोरी ट्रेन एक्शन में शामिल चंद्रशेखर आजाद अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर थे। वो वीर क्रांतिकारी भगत सिंह के साथ मिलकर HRA को एक नई ऊंचाई देने के काम में लगे रहे। उन्होंने साल 1928 में भगत सिंह के साथ मिलकर HRA को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA बनाने में अहम भूमिका निभाई। भगत सिंह और आजाद के नेतृत्व में HSRA ने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए थे। लेकिन सालों की लुका छुपी के इस खेल में आखिरकार 27 फरवरी 1931 को जब चंद्रशेखर आजाद अपने एक कॉमरेड से मिलने एल्फ्रेड पार्क गए हुए थे, तभी ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। दोनों तरफ से फायरिंग होने लगी, जिसमें चंद्रशेखर आजाद ने 3 पुलिस वालों को मौत की नींद सुला दिया। लेकिन जब उनकी बंदूक में आखिरी गोली बची थी तो उन्होंने पुलिस के हाथ लगने से पहले ही अपनी बंदूक की आखिरी गोली अपने शरीर में उतार ली और अपने नाम की तरह आजाद रहकर ही शहीद हो गए। काकोरी ट्रेन एक्शन भारत की आजादी की जंग में एक मील का पत्थर साबित हुआ। ये एक ऐसी घटना थी जिसने क्रांति को नई दिशा दी। उन सभी फ्रीडम फाइटर्स की शहादत आजादी की नींव का वो पत्थर बनी जिस पर 1947 में मिली आजादी की इमारत खड़ी हुई। जिस काकोरी स्टेशन के पास ये एक्शन हुआ था, वहां आजादी के कई सालों बाद शहीद स्मारक बनाया गया, जो उन वीर क्रांतिकारियों के बलिदान की हमें आज भी याद दिलाता है।